तो सुबह के 7 बजे से जो लगातार वोटिंग हो रही है, दोपहर तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो पाई है, जानने के लिए अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। मृगांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। ब्रजेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मेरठ में अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो पाई है? ब्रजेश जी देखिए पूजा, मैं इस समय खड़ा हूं मेरठ की सरधाना सीट पर, और जो आपने सवाल पूछा है कि अब तक कितना वोटिंग हो गया है, तो लगभग तमाम से वेस्टर्न यूपी से तमाम जो सूचना आ रही है, लगभग 38 से 40% के बीच वोटिंग हो चुका है और 6 बजे तक अभी वोटिंग होना है और 2-3 घंटे बचे हुए हैं। वोटिंग में तेजी आई 8 बजे के बाद और लगातार, क्योंकि सुबह मौसम काफ़ी ख़राब था, काफ़ी कोहरा था, इस वजह से सुबह मतदाता घरों से नहीं निकले, लेकिन 8 बजे से बाद जो तेजी आई है वो लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं, मैं सरधना के सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के बूथ पे खड़ा हूँ। ये ऐसा बूथ है, ये सेंट चार्ल्स के नाम पर इंटर कॉलेज है। मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ जितने मुस्लिम मतदाता हैं उतने ही हिंदू मतदाता हैं और काफी कांटे की टक्कर यहाँ मानी जाती है। और वैसे भी सरदाना सीट संगीत सोम की सीट है, उनके सामने अतुल प्रधान खड़े हैं, तो यहाँ कांटे का मुकाबला है और 40% मतदान हो चुका है। जी पूजा। ठीक है, मृगांक का रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृगांक, सबसे पहले वोट प्रतिशत आपसे जानना चाहेंगे और उसके बाद जानेंगे कि जो 2 हॉट सीट है आगरा की, एक है आगरा छावनी जिससे जीएस धर्मेश कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरी हॉट सीट है आगरा ग्रामीण बेबी रानी मौर्य, जहां से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं। वोट प्रतिशत 1 बजे तक का जारी किया था, उसके मुताबिक लगभग 35% जो है वोट का मतदान हो चुका था, लेकिन जो 2 घंटे पहले का आंकड़ा है जो है वोट प्रतिशत का बम्पर इजाफा हो रहा है। कई इलाकों में मैं गया हूँ, एहसापुर सीट पे गया हूँ, वहां पे 1 बजे तक का आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ 48% तक का था। तो कह सकते हैं कि कुछ सीटों पर बम्पर मतदान हो रहा है। स्पेशली जो देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि जो न्यू वोटर्स है, मैं जो न्यू वोटर्स बोलता हूँ, वो न्यू वोटर्स यहाँ खासतौर पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा एक्साइटमेंट में उसके अंदर वोट डालने के लिए वो सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एवरेजन हर सीट के ऊपर ये समझ लीजिए कि लगभग 25 से 30 हजार वोटों का इजाफा किया गया है या इलेक्शन कमीशन ने नए के अंदर जोड़ा है, तो उनका काफी मतलब एक्साइटमेंट रहा है, उसकी वजह से काफी वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा हो रहा है। सारा मतदान स्थल का दिखा दूं, दिन की धूप बहुत अच्छी खिल रही है, सुबह मौसम खराब था, उसके बावजूद अब यहाँ देख सकते हैं कि लगातार काफी भीड़ लगी हुई है। लोग जगह दूर दूर से आ रहे हैं। अंदर जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर काफी अच्छी तादाद में लोग मौजूद हैं और कई कमरों में एक साथ जो है लगातार पोलिंग चल रही है। तो ये नजारा कम्युनिटी जो है इस बीच का नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज्यादा देखने को मिला। जब हम सुबह कई ग्रामीण क्षेत्रों पर थे, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी थी, चाहे बुजुर्ग हो चाहे दिव्यांग हो, सब हर कोई वहाँ पर जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहा था। अब सवाल है, आगरा की 9 सीटें हैं और 9 ही सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार 2 सीटें जो बड़ी हॉट बनी हुई है। आगरा से सीट से जहाँ पे वर्तमान मंत्री जी घरपेश जो है चुनाव लड़ रहे हैं और आगरा ग्रामीण जो सीट है पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो है वहाँ से चुनाव लड़ रही है। बेबी रानी मौर्य यहीं की रहने वाली है। राज्यपाल बनने से पहले वो आगरा के बाद विधायक का सिलसिला, हालांकि अब हो सकता है कि ऐसे विधायक को दूसरी बार अपना भाग्य आजमा रही है। एक सीट की बात करें, अगर ग्रामीण की सीट है तो वो सीट जो है कस्बा तक के अंदर है, सुरक्षित सीट है और बाहुली या एसटी बाहुली सीट है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है काफी पूरी संघर्ष समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में माना जा रहा है। कुछ इस तरह की स्थिति जो है आगरा सीट पर बनी हुई है, जहाँ पर जीएस धर्मेश सरकार जो है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ सत्तावर कैंडिडेट जो है भारतीय बीएसपी ने वहाँ उतारा और समाजवादी पार्टी के लिए उसकी चर्चा कैंडिडेट वहाँ उतारा है। तो वहाँ पर ये संघर्ष माना जा रहा है। पहली बार 2017 के बाद मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि अंदर मोदी लहर का वो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। हर चीज को कहना कुछ भी बहुत मुश्किल है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब पोलिंग कंप्लीट होगी, तरफ वोट परसेंटेज हमारे सामने आएंगे, तभी कुछ जिसका पेपर निकाला जाएगा।
अच्छा मृगांक, चूंकि जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो सुबह की हैं, जब वोटिंग शुरू हुई थी सुबह 7 बजे से, और देखिए बहुत कोहरा छाया हुआ इन तमाम तस्वीरों में। लोग जोश के साथ निकले हैं घर से कि बाकी काम हम बाद में करेंगे, पहले हम देंगे वोट और उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो जो नए वोटर्स हैं, जो दिव्यांग हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए सुबह से अब तक के लिए की गई थी? पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। देखिए, जो सुबह का मैंने जो हाल बयां किया था उस वक्त दिखाई दे रही थी, दर्शक कड़ाके की सर्दी की दूर से पश्चिमी हिस्सों जो है उत्तर प्रदेश के अंदर की वजह से जो है रुक रुक से बारिश पड़ी थी। कल रात को भी आगरा के अंदर जो है बारिश हुई है, दिन में भी बारिश हुई थी, इसकी वजह से मौसम में जो है काफी सर्दी बढ़ गई थी। तो सुबह अनुमान यही लगाया जा रहा था, जब मैं पूरी न्यूज पर पहुंचा हूँ 7 या 8 बजे की, उस वक्त जो है पूरी न्यूज से उसका जितना जो है लोग पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चलने लगा उसके बाद धूप खुली है, इस तुरंत आप देख सकते हैं पूरी धूप का अधिकतर नजारा देख लीजिए। यहाँ पर इस वक्त लोग हैं अच्छी तादाद में जो वोटर्स को वो यहाँ पहुंचे हुए सुबह के मुकाबले अब यहाँ पर जो चहल करती है, गर्मा गर्मी है, वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और वो भी क्यों ना, लोकतंत्र का उत्सव है। बिल्कुल, देखिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं आज, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। पहला फेज का ये चुनाव है। आपके पास लौटूंगी मृगांक, मेरठ से भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश आपके पास आऊंगी, चूंकि जो ब्रजेश, अगर हम दिनेश खटीक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मंत्री भी आज अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं एक बार फिर से। हस्तिनापुर सीट से ये प्रत्याशी हैं, और हस्तिनापुर सीट आज से नहीं, प्राचीन काल से, महाभारत के समय से लोकप्रिय रही है। इस सीट पर यह कहा जाता है कि द्रौपदी ने उस वक्त श्राप दिया था कि इस जगह कभी भी विकास नहीं हो सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार बयान देते रहे हैं कि इस सीट पर हमने बहुत विकास किया है, लेकिन क्या इस सीट की इस वक्त समीकरण आप हमें बता पाएंगे? ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी पूजा जी, अपना प्रश्न दोहराएं। ब्रजेश जी, मेरठ की अगर हम हस्तिनापुर सीट की बात कर रहे हैं तो ये प्राचीन समय से, यानी कि महाभारत के समय से बहुत लोकप्रिय रही है, क्योंकि द्रौपदी ने उस वक्त श्राप दिया था कि इस इलाके में कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। हालांकि दिनेश खटीक दोबारा अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, मंत्री भी हैं वो कैबिनेट में। ऐसे में कितना विकास इस सीट पर हुआ है उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो आने वाले समय में एक बार फिर से पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है और कितना विकास करेगी। लेकिन दिनेश खटीक और वर्सेस हम दूसरी पार्टी के अगर प्रत्याशी का नाम ले, तो वो कौन सी पार्टी के नेता है और क्या समीकरणें देखने को मिल रही है सीट पर? देखिए, जो हस्तिनापुर की सीट है, जाहिर सी बात है हमेशा चैलेंजिंग सीट रही है, और उसके बारे में एक मिथक भी कहा जाता है कि जहां वहां से जो विधायक जीतता है उसी की प्रदेश में सरकार बनती है। इस बार दिनेश खटीक जो प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, उनको दोबारा बीजेपी ने आजमाया है, जबकि उनके सामने योगेश वर्मा जो पहले बसपा से वहां एमएलए रहे हैं और सपा में आए और उनको उतारा गया है। इससे पहले वो 20 पार्टी से भी वहां चुनाव लड़ चुके हैं, और मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लगभग 40,000 वोट उनको पिछली बार 20 पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मिली थी। लेकिन इस बार योगेश वर्मा लड़ रहे हैं। विकास की जहां तक बात कही जाती है तो दिनेश खटीक खुद पूरे क्षेत्र में जाके उन्होंने कहा कि वहां जो गंगा पे पुल बन रहा है, हस्तिनापुर में तमाम विकास किए जा रहे हैं। वहां जो डेवलपमेंट था, एक अभिशाप माना जाता था कि जो महाभारत काल से अगर वहां का विकास, द्रौपदी का शाप था कि वहां विकास नहीं होगा। लेकिन इस बार दिनेश खटीक ने कहा कई हजार करोड़ की विकास योजना हस्तिनापुर क्षेत्र में गई है। मवाना चीनी मिल को अपडेट किया गया है, किसानों के लिए भी तमाम बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कांटे का मुकाबला है वहां पर, जो कांग्रेस की एक जो छवि वाली, जो फिल्मी छवि वाली कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट हैं, उनको गौतम को उनको भी उतारा गया। तो कुल मिलाकर एक कांटे की टक्कर है, और ये कहा जा सकता है कि आज जो 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज हुआ है 40%, अगर जितना ज़्यादा वोटिंग बढ़ता जाएगा वो दिनेश खटीक के पक्ष में जाने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल पूजा मैं यही कह सकता हूँ कि अभी वहाँ कांटे का मुकाबला चल रहा है, और वोट
जो बूथ हैं मतदान केंद्रों पर वो लाइनें लगी हुई हैं और दो ढाई घंटे का अभी पोलिंग और बचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है और सभी सीटों पर इस वक्त हम कह सकते हैं ब्रजेश की कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो लगातार आरोप सुबह से उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है। क्या यहां पर सच में इस तरह की कोई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि ट्विटर के माध्यम से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए 7 सीटें मेरठ में हैं। 7 सीटों में पिछली बार भी जिस तरीके से बीजेपी की आंधी थी तो उसमें भी एक सीट समाजवादी पार्टी की जो मेरठ सिटी थी वो गई थी। और इस बार जिस तरीके से कांटे की टक्कर बताई जा रही है और हर जगह जो आज का पोलिंग ट्रेंड चल रहा है पूजा जी, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी जो है को काफी चुनौती झेलनी पड़ रही है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कोई चीज कहना, क्योंकि काफी वोटर का जो परसेंटेज है वो साइलेंट है, वो बोल कुछ रहा है, वोट कहीं डाल रहा है, उसकी ईवीएम पर उंगली कहीं दब रही है और आंखें और मुंह कुछ कह रहे हैं। तो अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर है कि पहले फेज का जो मतदान हो रहा है इसमें एक रोचक मतदान और रोचक चुनाव देखने को मिलेगा। जी पूजा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे ब्रजेश। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, सबसे पहले आपकी लोकेशन में जानना चाहूंगी कि कहां है इस वक्त आप? कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आकर के शिकायत की है और कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जो गरीब हैं उन्हें दूसरे जगह पर वोट डालने के लिए कहा जा रहा है। कई तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन की पार्टी है उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी होने का मतलब है कि जनता और किसान दोनों, युवा और किसान दोनों गुस्से में है और इतना जोर से बटन दबा रहे हैं कि ईवीएम खराब हो रहा है। हम किसान और युवा से आग्रह करते हैं कि प्यार से सपा गठबंधन को वोट डालें, इस तरीके की अपील ट्विटर के द्वारा उनके की गई है। तो अब चुनाव आयोग में जो शिकायतें की गई है, चुनाव आयोग ने कहा है कि इस चीज को देखेगा कि आखिर क्यों ईवीएम मशीन खराब हुई है, कहां पर तकनीकी खराबी आई है और क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच होगी, कितना आरोप सही है नहीं है, उसके बाद ही चुनाव आयोग आगे कोई कार्रवाई करेगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे गोपाल। ब्रजेश जी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, क्योंकि मेरठ सीट ही ऐसी है, जितनी बातें उसके बारे में कर ली जाए शायद वो कमी है, क्योंकि मेरठ बहुत ज्यादा दंगों और फसादों के मामले में भी लगातार सुर्खियों में रहती है। ऐसा कहा जाता है कि मेरठ के जो तमाम पॉलिटिकल लोग होते हैं वो भड़काते हैं कभी कभी, इस तरह की बातें लगातार सामने आती रही हैं। पूरा अपडेट एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि जो युवा है, जो दिव्यांग है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, या जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनमें कितना उत्साह वहां देखा जा रहा है? ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे हैं तो बताएं कि मेरठ सीट पर इस वक्त जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कितना उत्साहित हैं? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं वो बहुत उत्साहित होते हैं कि हम पहली बार वोट देंगे, तो निश्चित रूप से वो जल्दी घरों से निकलते हैं और चाहते हैं कि हम सबसे पहले वोट दें और उसके बाद कोई दूसरा काम करें। इस तरह की तस्वीरें मेरठ में निश्चित रूप से देखी जा रही होंगी। देखिए पूजा जी, जो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज हमने सुबह तमाम जो ऐसे वोटरों को तलाशा, उनसे बातचीत की और हालांकि कैमरे पे बोलने के लिए वो काफ़ी झिझक रहे थे, लेकिन जब उनसे बात की गई कि फर्स्ट टाइम वोटर वोट डाल रहे हैं, उनके मन में क्या क्यूरोसिटी थी, क्या सोचकर वो वोट डाल रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक जाहिर सी बात है, एक उत्सुकता तो रहती है, पहली बार वोट कर रहे हैं। हमने पूछा कि उनके सामने मुद्दे स्थानीय थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे या प्रादेशिक मुद्दे थे, तो उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि देश की भी तरक्की हो और साथ के साथ प्रदेश की भी तरक्की हो, और जो लोकल लेवल के मुद्दे हैं उन पर भी सरकार ध्यान दे, जिसकी भी सरकार बने ध्यान दे, चाहे वो यूथ हो, यूथ की, क्योंकि हमारा देश सबसे यूथ देश है, यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं कि यूथ को देखकर नेशनल पॉलिसीज बने, प्रदेश की पॉलिसीज बने, और जो यूथ को चाहे एजुकेशन की बात हो,
चाहिए। और मैं आपको बता दूं पीछे अभी डीएम साहब आए हैं, हम उनसे बात करने का एसएसपी और डीएम साहब आए हैं, उनसे देखते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या सर प्लीज सर एक मिनट प्लीज, क्या व्यवस्था है, किस तरह से वोटिंग चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, आइए प्लीज सर। हाँ विवेक सर हैं, बोलिए जी। हाँ जी आइए सर, प्लीज सर आइए सर। एक बस क्या पूरा सेंसिटिव है, इतना बढ़िया वोटिंग चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं से कोई सूचना? देखिए सब जगह पे पुलिस व्यवस्था बिल्कुल टाइट रखी गई है। ऐसी कोई भी अगर सूचना दी जाती है, कोई भी ऐसी घटना होती है तो तत्काल वहाँ पुलिस पहुँच के मौके का घटना का संज्ञान लेके कार्रवाई करेगी। अभी कहीं से कोई ऐसी छुटपुट घटना, कोई यहाँ पूरा आप सर्किल में घूम रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं? जैसे कोई ऐसी चीजें आएंगी आपको बता दी जाएगी। अभी ऐसे फिलहाल कोई ऐसी घटना नहीं है हमारे संज्ञान में भी ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमने, क्योंकि अटेंडम अधिकारी आए हुए थे, उनसे बातचीत की, बिल्कुल पीसफुल वोटिंग चल रहा है, जैसे सेंसिटिव प्लेस पूरा ये सरदाना कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसी घटना नहीं है कि यहाँ से काफी टेंस माना जा रहा था, लेकिन क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन है, लेकिन वो है कि जहाँ तक बात है, फिर मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ पूजा जी, तो यूथ चाहता है तरक्की हो, और जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसको लेके वो संतुष्ट भी दिखे, वो चाहते हैं इस पे और सवाल किए जाएं। सुबह हमारे ग्रुप एडिटर श्री रमेश अवस्थी जी ने खुद केशव मौर्य जी से बात की, हमने भी बात की उनसे, तो यूथ ने यही सवाल रखा कि देश की तरक्की होनी चाहिए, जो पॉलिसीज हैं और अच्छी होनी चाहिए, और वेस्टर्न यूपी के यूथ को अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो और क्या देगी। हालांकि हमने उनको ये बताया भी, यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, आई है, और तमाम दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो वो चाहते थे कि वेस्टर्न यूपी में यूथ पे और ध्यान दिया जाए, ताकि दिल्ली की कनेक्टिविटी है, दिल्ली कनेक्टिविटी कम हुई है, उसका फायदा यहाँ का यूथ उठा सके, उनकी यूथ की पॉलिसीज जो है उनके फेवर में, उनके पक्ष में ऐसी और बनाई जाए। तो उनको सरकार से ये उम्मीद है, फर्स्ट टाइम वोटिंग वो कर रहे हैं, अगली बार अगर वो वोटिंग करेंगे तो इन 5 साल की जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस रहेंगे, उनकी उपलब्धियां रहेंगी, उसको देख के शायद वोट करें। तो फिलहाल ये है कि उनकी क्यूरियोसिटी वाजिब थी, और वो चाहते हैं कि यूथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी। हम करेंगे इन पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। मृगांक के पास मैं लौटूंगी। मृगांक आगरा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक, अगर वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो 30% कुछ वोटिंग बताया जा रहा है आगरा का। क्या अभी भी लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं? क्योंकि जब शुरुआत होती है सुबह से तो बहुत उत्साह के साथ लोग निकलते हैं घरों से, वो उत्साह अभी भी लगातार? बिल्कुल, देखिए उत्साह बिल्कुल बरकरार है, और 1 बजे का आंकड़ा है जो आप दे रहे हैं, वो 35% का आंकड़ा था 1 बजे के आसपास। इसके बाद तो लगातार जैसे बम्पर की वोटिंग होती हुई नजर आ रही है, और इस तरह आपको नजारा देख लीजिए, यहाँ पे इतना दूसरा फ्रंट है, लोग अब पहुंच जरूर रहे, काफी अंदर के जो पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं, उसके अंदर पोलिंग बूथ जो बने हुए हैं, वहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग इस लोकल को सफर भर चलकर जो है हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सुबह सूरज की देर की होने से मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे से बढ़ता जा रहा है, जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी अच्छी खासी धूप हुई है, लोग अपना काम जो है खत्म करके, तमाम महिलाएं देखने को मुझे मिल रही है, यहाँ पे तमाम महिलाएं आई हुई हैं, पूरा घर का काम वाम खत्म करके जो है आई है। उसके बाद यहाँ पे जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें काफी इजाफा हुआ है। मुझे लगता है 3 बजे तक का आंकड़ा अभी पूरी देख रही चुनाव आयोग देने वाला होगा। उसके बाद मुझे लगता है लगभग 50-55% मामूली बात पहुंच जाएगा, जो 3:30 बजे के आसपास आएगा। उसके बाद में लगभग 2.5 घंटे की जो है पोलिंग रह जाती है। मुझे लगता है कि आंकड़ा अगर इस तरीके से मतदान होता रहा, लोग यहाँ आते रहे, तो लगभग 65 से 70% के आसपास का आकलन किया जा रहा है कि जो पिछला आंकड़ा था वो उसे छू लेगा, और लगभग इसी तरीके से यहाँ पे जो रुझान भी दिखाई दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं और जहाँ वो डालना वो डाल रहे हैं। जैसे एक बात को साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि विकास बनाम तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष ने खड़े किए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा था, चाहे जो है महंगाई का मुद्दा था, वो भी साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि आगे की 9 सीटें हैं, 9 सीटों पर कहीं ना कहीं जो है इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बार 3 सीट मैंने होते हुए यहाँ पर देखा है, लेकिन इस बार कई सीटों पर जो है कश्मकश होती हुई नजर आ रही है। ठीक है मृगांक, आपके पास हम लौटेंगे। नोएडा से हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। विजेंद्र, सबसे पहले वोट प्रतिशत नोएडा का हम जानना चाहेंगे। दीदी, मैं आपसे थोड़ी देर पहले जो बात हुई तो बताया जा रहा है करीब 50 से 55% तक की यहाँ हुई है, पोल अभी तक हुई है।
लेकिन अभी चूंकि 3:30 बजे हैं और चुनाव खत्म होने अभी वक्त है, तो लिहाजा ऐसी उम्मीद है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है 60 से 65% तक जाए। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि क्योंकि ये शहर का क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में जागरूकता यहाँ काफी कम दिखाई दे रही है। और जैसे शुरुआती दौर में जो गेस किए जा रहे थे और जो कैश लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जो वोट का जो परसेंटेज है वो 75 तक जाए, से 70 क्रॉस करे, लेकिन ऐसी अब कहा जाए कि उम्मीद नहीं है। हो तो सकता है 65 से 60 से 65% तक ये अंत तक ये जाएगा। तो जाहिर तौर पर लोगों में शुरुआत में तो यानी कि जब से दिन शुरू हुआ है और जब से चुनाव की मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय तो थोड़ी सी गति से हुई है वो वोटिंग, लेकिन उसके बाद से आहिस्ता जैसे दिन ढला है और ये अब ये शाम हो रहा है, शाम होगा, लेकिन अभी तक कहा जाए कि अब मतदान केंद्र पर जैसे शुरुआती दौर में यानी कि सुबह में जो भीड़ थी, जो लाइन थी, जो कतार थी, वो अब दिखाई नहीं दे रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसे ही उम्मीद है कि 60 से 65% तक मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम नोएडा सीट की बात कर रहे हैं तो 3 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं विजेंद्र जी, और चूंकि जो सबसे ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि किन सीटों में किन किन प्रत्याशियों में तालमेल देखा जा रहा है, तो वो पंखुड़ी पाठक और एक नाम आता है पंकज सिंह। इन 2 प्रत्याशियों में बहुत जोर शोर से कह सकते हैं कि इस वक्त दंगल चल रहा है, और दंगल के साथ साथ जो कांटे की टक्कर का मुकाबला यहां पर कह सकते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ 2 प्रत्याशी जो खासतौर पर पंकज सिंह है और कांग्रेस की ओर से पंखुड़ी पाठक है। लेकिन इस दौर में नहीं कि नोएडा के जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहां पर ये कहा जाए कि 61 है, 53 है, ये पूरा और से 70 से 76, ये जो पूरा जोन है, पूरा इलाका है, वहां पर अभी जो मैंने कई जैसे जो लोग आए थे वो वोट देने आए थे, उनसे मैंने बात किया तो बताया ये जा रहा है कि और इस तरह के गेस किए जा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में पंकज सिंह यानी कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कोई ऐसा की बात नहीं कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ भी काफी लोगों का रुझान दिखा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो पंकज सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा इस पूरे क्षेत्र में फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास ब्रजेंद्र जी। गोपाल कृष्ण जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, कई जगह पर ईवीएम खराब होने की लगातार बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में विपक्ष भी लगातार अब आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ अब तक प्रतिक्रिया सामने आ रही है? गड़बड़ी पर क्या अब तक उसने रिएक्शन दिया है? समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसके गठबंधन की तरफ से यह आरोप लगाए गए हैं कि कई जगहों पर ईवीएम खराब है, ईवीएम मशीन खराब है। जो उनके लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो गरीब हैं उनको वोट डालने नहीं दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। दूसरी जो बातें कही जा रही है, कई बुजुर्गों ने कहा है कि पहले ही बैलेट पेपर से वोट डाले जा चुके हैं। यह भी आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा कि ईवीएम से जो जिस तरीके के गड़बड़ियां हुई है उससे कहीं ना कहीं आशंका पैदा होता नजर आ रहा है। कुछ पोलिंग बूथ पर जो कर्मचारी हैं उनको भी वोट डालने के बात कही जा रही है। तो ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए हैं। चुनाव